नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। इसके लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुंशी बंशीधर के माता पिता काफी चिंतित थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा अब नौकरी करे। बेटा वंशीधर, घर का आर्थिक दशा बिगड़ती जा रही है और हम अब कितने दिन मेहमान हैं। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर का जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है। पहले लोगों को देखो, उनके जरूरतों को समझो और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। जी पिताजी। बंशीधर बहुत ही होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते बंशीधर नमक के दरोगा बन गए। बंशीधर को नमक विभाग में काम करते हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नजरों में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अधिकतर अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। रात का समय था। मुंशी जी अपने दफ्तर में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ गाड़ियों और मल्लाहों की आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनकर उनके मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात को गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? ये किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की आवाज सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी मजदूर ने कहा, ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। ये पंडित अलोपीदीन कौन है? अलोपीदीन दातागंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, मानो काटो तो खून न निकले, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके के हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित आलोपीदीन का बहुत बड़ा व्यापार था। दरोगा जी ने मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी? कानपुर। इसमें क्या है? एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। यह देख मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो क्या? मैंने पूछा कि उसमें क्या है? वहीं दूसरी ओर इस घटना की सूचना पंडित आलोपीदीन को मिली। वो लिहाफ ओढ़े दरोगा जी के पास खड़े हो गए। दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे की गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा? ये सरकारी आदेश है। आप ही हमारे सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते। ये तो हमारा और आपका घर का मामला है। हम आपसे कभी बाहर हो सकते हैं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उधर घाट पर जाएं और आपकी सेवा ना करें। मैं तो खुद आपकी सेवा करने आ रहा था। वंशीधर पर पंडित आलोपीदीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। आलोपीदीन ने वंशीधर को कई सारे प्रलोभन दिए, परंतु वे टस से मस न हुए। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसीलिए आलोपीदीन की घूस देने की बात पर बोल उठे। मैं उन अफसरों जैसे नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। वंशीधर बदलू सिंह से आलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए कहते हैं। बदलू सिंह, अलाउद्दीन को हिरासत में ले लो। जी सर। वंशीधर के कड़क रवैये से पंडित आलोपीदीन हैरान रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर आलोपीदीन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी वह हिम्मत ही नहीं हुई कि वे आलोपीदीन के हाथ पकड़ ले। आलोपीदीन वहीं मन सोच रहे थे कि पहली बार ऐसा कोई अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे झुका नहीं। बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? पंडित आलोपी दीन ने रिश्वत देने के कई सारे प्रयास किए, परंतु वंशीधर ने लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें हिरासत में लिया गया और अदालत में पेश किया गया। वंशीधर के पास सच के सिवा और कोई सबूत नहीं था, पर उन्हें विश्वास था कि आलोपी दीन को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने आलोपी दीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। साथ ही साथ वंशीधर को नौकरी से भी निकाल दिया गया। उधर जब वंशीधर अपने घर पहुंचते हैं, उनके पिता उनसे कहते हैं, मेरा लाख कहने पर भी तूने मेरी बात न मानी। अरे आजकल के समय में कौन इतनी ईमानदारी से काम करता है, और ईमानदारी का नतीजा देख लिया तुमने। वंशीधर चुपचाप यह सब कुछ सुनते रहे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। पंडित आलोपी दीन वंशीधर के घर आते हैं। पंडित जी, माफ कर दीजिए उसे, नालायक बच्चा है, भूल होगी उससे। ऐसा मत कहो, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। दरोगा साहब, इसे खुशामद ना समझो। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। लेकिन आज आप आज्ञा करें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वंशीधर को लगा था कि पंडित उन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी इन बातें को सुनकर उनका भ्रम दूर हो गया। मैं भला आपकी क्या काम आऊंगा? मैंने आपको अपनी सारी जायदाद की स्थायी मैनेजर बनाने का फैसला लिया है। उसके पेपर साथ लाया हूँ। नौकरी पत्र के मुताबिक वंशीधर को सालाना 6,000 रुपए, अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए जाएंगे। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं आपके सम्मान के लिए कुछ कह सकूं, पर मैं इतने ऊंचे पद के लायक नहीं हूँ। मुझे इस समय तुम्हारी जैसे योग्य शख्स की जरूरत है। भगवान की कृपा से मुझे एक मोती मिला, जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाए। इतना सुनकर वंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख आलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर को अपने गले से लगा लिया। आज की शिक्षा, ईमानदारी का फल मीठा होता